हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विद अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए फोर्थ सेमेस्टर का जो पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास, इसके पेपर 3 को लेकर के आए हैं, जिसका नाम है साइंटिफिक राइटिंग, जिसे हिंदी में बोला जाता है वैज्ञानिक लेख। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग यानी कि जो पेपर 3 का वैज्ञानिक लेख आप लोगों का पेपर है, इसके महामैराथन क्लास पार्ट 2 को करेंगे। और देखिए, जैसे कि हमने आप लोगों को कल ही बोला था कि मैं आप लोगों को 9 बजे तक दे दूँगी क्लास, तो मैंने वीडियो भी बनाया बट उसमें वॉइस ही नहीं आया, जिसकी वजह से मैं अपलोड ही नहीं कर पाई थी कल। और थोड़ा-सा मैं कल ही आप लोगों को बताई थी कि मेरे कान में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया है, काफ़ी दर्द हो रहा है, तो पूरा मॉर्निंग का टाइम तो ऐसे ही चला गया। फिर काफ़ी लोगों के कमेंट्स आने लगे कि मैम सेकंड पार्ट भी इसका करा दीजिए, तो मुझे लगा कि चलिए करा देते हैं। वैसे दर्द अभी भी बहुत बना हुआ है, दवा तो मैं ली हूँ बट पता नहीं क्या ही हो गया है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जा रहा है क्लास में आप लोगों के। बट कोई बात नहीं, अभी आप लोग को क्लास मिल चुका है, तो आप सभी लोग जल्दी-जल्दी से यानी कि सभी अपने दोस्तों में शेयर कर, सभी लोगों को पता चल सके कि नहीं क्लास हमारी पार्ट 2 की आ गई है, और सभी लोग कंटिन्यू पढ़ाई को अपने जारी रख सके और कल का जो एग्ज़ाम है वो बेहतरीन आप लोग करके आइएगा, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले फ्रेंड, जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर दीजिए। चैनल में आपका लर्न विद हेल्पना, और अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। ओके, तो चलिए, कल हम लोग देखिए पार्ट 1 में आप लोगों को शॉर्ट सीरीज के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। आज पार्ट 2 में भी हम लोग अपने शॉर्ट सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे पार्ट 2 के। देखिए, क्वेश्चन है आपका सबसे पहला, और देखिए काफ़ी थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी हम फास्ट चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लंबा टाइम तक बोल नहीं पाएँगे, सिर्फ थोड़ा जल्दी-जल्दी बोलेंगे और थोड़ा-सा कम टाइम में ही आप लोगों को 100 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, ठीक है। और आप लोगों को देखिए, जितने भी क्लास आप लोगों के 9 क्लास आप लोगों के चलाए गए हैं, ठीक है, चैप्टर वाले यानी कि बुक से जितने भी क्वेश्चंस बना करके मेरे द्वारा चलाए गए हैं, वो क्लास आप लोग 2-3 बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। प्लस आप लोग 4 से 5 बार आप लोग ये सीरीज वाली जो महामैराथन क्लास मैंने आप लोगों को दिया है, दोनों ही आप लोग तैयार कर लीजिए। चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आए, सीरीज से आए या फिर बुक से आए, ठीक है, कहीं से भी आए, आप लोग क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन प्रतिवेदन का प्रकार है, ठीक है, यानी कि निम्न में से कौन प्रतिवेदन का प्रकार है। पहला ऑप्शन है आपका अनुसंधान प्रबंध, सेकंड ऑप्शन है आपका अनुसंधान लघु प्रबंध, सेकंड ऑप्शन है आपका अनुसंधान प्रकार्य, और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी, यानी कि उक्त सभी कहिए या फिर उपर्युक्त सभी कहिए, बात एक ही है, ठीक है। तो देखिए, जो प्रतिवेदन का प्रकार होता है वो आपका अनुसंधान प्रबंध, अनुसंधान लघु प्रबंध और अनुसंधान प्रकार, ये तीनों ही आपके प्रतिवेदन के प्रकार हैं, ठीक है। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि अनुसंधान प्रतिवेदन के 3 मुख्य अंगों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, यानी कि जो अनुसंधान प्रतिवेदन के 3 मुख्य अंग हैं, उन यानी कि जो 4 आप लोगों के ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कौन सा एक शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका प्रारंभिक भाग, सेकंड ऑप्शन है आपका मुख्य भाग, थर्ड ऑप्शन है आपका पूरक भाग, और फोर्थ ऑप्शन है आपका अंत भाग। तो देखिए, जो अनुसंधान प्रतिवेदन के 3 मुख्य अंग होते हैं, ठीक है, उनमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो आपका प्रारंभिक भाग, मुख्य भाग, पूरक भाग, ये तीनों ही आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से है। जो अंत भाग है, यही आपका प्रतिवेदन के मुख्य भागों में से शामिल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि अनुसंधान प्रतिवेदन के प्रारंभिक भाग के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल रहते हैं, यानी कि जो प्रारंभिक भाग है प्रतिवेदन के, उनमें से कौन कौन शामिल रहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका, देखिए ये सब प्रतिवेदन वाला मैंने आप लोगों को करा चुका है, ठीक है, बस ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, और मेरे द्वारा जो क्वेश्चन लिए गए हैं उसके क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट सा है, ठीक है। बट आप लोग दोनों ही क्लास को अटेंड करिएगा, आप लोग बुक वाले को यानी कि जो भी चैप्टर वाइज मैंने क्लास चला है उसको भी, और आपका जो महा मैराथन क्लास चल रहा है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका शीर्षक पृष्ठ घोषणा पत्र, सेकंड ऑप्शन है आपका प्रमाण पत्र आमुख, थर्ड ऑप्शन है किसी सूची, सारणी सूची और चित्र सूची, और फोर्थ है आपका उक्त सभी। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन बनेगा कि अनुसंधान प्रतिवेदन के प्रारंभिक भाग के अंतर्गत यानी कि कौन कौन शामिल रहते हैं, तो ये सभी आपके शामिल है, यानी कि शीर्षक पृष्ठ घोषणा पत्र प्रमाण पत्र आमुख किसी सूची, सारणी सूची और चित्र सूची, ठीक है। तो ये सभी आपके यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका
कि अनुसंधान प्रतिवेदन के मुख्य भाग के अध्याय 1 में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? यानी कि जो अनुसंधान प्रतिवेदन के मुख्य भाग है, उस अध्याय 1 में कौन शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका पृष्ठभूमि अनुसंधान समस्या, सेकंड ऑप्शन है आपका अनुसंधान उद्देश्य, थर्ड ऑप्शन है आपका सैद्धांतिक विवेचन और फोर्थ ऑप्शन है आपका अनुसंधान परिकल्पनाएँ। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका जो अनुसंधान विवेचन है, ठीक है, यही एक शामिल नहीं है आपके प्रतिवेदन के मुख्य भाग के अध्याय 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, जो शामिल नहीं होगा, वही हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सैद्धांतिक विवेचन। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंधान प्रतिवेदन के मुख्य भाग के अध्ययन 1 में शामिल है? यानी कि कौन सा अनुसंधान प्रतिवेदन के मुख्य भाग के अध्ययन 1 में शामिल है? पहला ऑप्शन है आपका तकनीकी पदों की परिभाषा, सेकंड है अध्ययन की सार्थकता, थर्ड ऑप्शन है आपका अनुसंधान कार्य का सीमांकन और फोर्थ है उप यानी कि उक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा कि कौन सा अनुसंधान प्रतिवेदन के मुख्य भाग के अध्ययन 1 में शामिल है, तो आपके ये तीनों ही जो तकनीकी पद की परिभाषा, अध्ययन की सार्थकता और अनुसंधान कार्य सीमांकन, ठीक है, ये सभी आपके शामिल हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि अनुसंधान प्रतिवेदन के मुख्य भाग के अध्याय 2 में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? यानी कि जो अनुसंधान प्रतिवेदन का मुख्य भाग अध्याय 2 है, कौन उसमें शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका सैद्धांतिक विवेचन, सेकंड है अनुभाविक साक्ष्य, थर्ड ऑप्शन है आपका सर्वेक्षण सार प्रस्तुत अनुसंधान और फोर्थ है उक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए जो यानी कि शामिल नहीं है, तो यहाँ पर उक्त सभी यानी कि ये सभी जो हैं आपके अनुसंधान विवेचन, अनुभाविक साक्ष्य, सर्वेक्षण सार प्रस्तुत अनुसंधान, ये सभी आपके अध्याय 2 यानी कि प्रतिवेदन के मुख्य भाग के अध्याय 2 में कोई भी शामिल नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है वही सही हो जाएगा, यानी कि उक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका कि अनुसंधान प्रतिवेदन के अध्याय 3 के अनुसंधान अभिकल्प में निम्न में से कौन शामिल है? यानी कि जो अनुसंधान प्रतिवेदन अध्याय 3 है, उसके अनुसंधान अभिकल्प में निम्न में से कौन सा शामिल है? पहला ऑप्शन है आपका अनुसंधान विधि, सेकंड है जनसंख्या का प्रतिदर्श, थर्ड ऑप्शन है आपका प्रदत्त संकलन के उपकरण और फोर्थ है उक्त सभी। ओके, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन आपका फोर्थ जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उक्त सभी, यानी कि जो अनुसंधान प्रतिवेदन के अध्याय 3 के अनुसंधान अभिकल्प में शामिल है वो आपका अनुसंधान विधि, जनसंख्या का प्रतिदर्श, प्रदत्त संकलन के उपकरण, ये सभी आपके अनुसंधान प्रतिवेदन के अध्याय 3 में शामिल हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि अनुसंधान प्रतिवेदन के अध्याय 3 के अनुसंधान अभिकल्प में कौन से शामिल हैं? पहला ऑप्शन है प्रदत्तों का संकलन व सारणीयन, सेकेंड ऑप्शन है आपका प्रदत्तों का विश्लेषण तथा निर्वचन, थर्ड ऑप्शन है आपका अनुसंधान परिकल्पनाओं का परीक्षण और फोर्थ है उक्त सभी। तो देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि अनुसंधान प्रतिवेदन के अध्याय 3 के अनुसंधान अभिकल्प में निम्न में कौन शामिल है, ठीक है। तो जो शामिल है ये तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ये सभी आपके शामिल हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उक्त सभी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है अनुसंधान प्रतिवेदन के मुख्य भाग के अध्याय 4 में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? यानी कि जो अनुसंधान प्रतिवेदन के मुख्य भाग अध्याय 4 है आपका, ठीक है, उसमें से कौन शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है अनुसंधान निष्कर्ष, सेकेंड ऑप्शन है प्रदत्तों का संकलन व सारणीयन, थर्ड ऑप्शन है आपका प्रदत्तों का विश्लेषण तथा निर्वचन और फोर्थ है अनुसंधान परिकल्पनाओं का परीक्षण। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन आपका फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कौन शामिल नहीं है? तो आपका जो अनुसंधान निष्कर्ष है ये आपके अनुसंधान प्रतिवेदन के मुख्य भाग के अध्याय 4 में शामिल नहीं है। बाकी सभी यानी कि प्रदत्तों का संकलन व सारणीयन, प्रदत्तों का विश्लेषण तथा निर्वचन और अनुसंधान परिकल्पनाओं का परीक्षण, ये सभी आपके अनुसंधान प्रतिवेदन के मुख्य भाग अध्याय 4 में शामिल है और जो अनुसंधान निष्कर्ष है वो शामिल नहीं है।
अगला क्वेश्चन है आपका कि अनुसंधान अभिकल्प के मुख्य भाग के अध्याय 5 में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है अनुसंधान विधि, सेकंड ऑप्शन है आपका अनुसंधान निष्कर्ष, थर्ड ऑप्शन है आपका परिणामों के निहितार्थ और फोर्थ है भावी अध्ययन हेतु। यानी कि देखिए जो अनुसंधान अभिकल्प के मुख्य भाग के अध्याय 5 में यानी कि कौन शामिल नहीं है, तो वो आपका जो राइट ऑप्शन होगा जो आपका फर्स्ट है अनुसंधान विधि, यही आपके अनुसंधान अभिकल्प के मुख्य भाग अध्याय 5 में शामिल नहीं है। बाकी आपके अनुसंधान निष्कर्ष, परिणामों के निहितार्थ और भावी अध्ययन हेतु सुझाव, ठीक है, ये सभी आपके अध्याय 5 में यानी कि शामिल है। ओके, तो जो शामिल नहीं है अनुसंधान विधि वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि अनुसंधान प्रतिवेदन के पूरक भाग में निम्न में से कौन शामिल है। यानी कि जो अनुसंधान प्रतिवेदन के पूरक भाग है उसमें से कौन शामिल है। पहला ऑप्शन है आपका ग्रंथ सूची, सेकंड ऑप्शन है आपका परिशिष्ट, थर्ड ऑप्शन है आपका अनुक्रमणिका और फोर्थ ऑप्शन है आपका उक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका उक्त सभी हो जाएगा। यानी कि अनुसंधान प्रतिवेदन के पूरक भाग में सभी शामिल है, यानी कि ग्रंथ सूची, परिशिष्ट और अनुक्रमणिका, ठीक है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि परिशिष्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे रखा जाता है। यानी कि परिशिष्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे रखा जाता है। पहला ऑप्शन है आपका मापन उपकरण, सेकंड ऑप्शन है आपका प्रतिदर्श फ्रेम, थर्ड ऑप्शन है आपका मूल प्रदत्त सांख्यिकीय विश्लेषण के मूल परिणाम और फोर्थ है उक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा कि परिशिष्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे रखा जाता है, तो इन सभी को रखा जाता है। यानी कि मापन उपकरण, प्रतिदर्श फ्रेम, मूल प्रदत्त सांख्यिकीय विश्लेषण के मूल परिणाम, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उक्त सभी। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि अनुसंधान कार्य के लेखन में निम्न में से किस पर जोर दिया जाता है। यानी कि जो अनुसंधान कार्य का लेखन है उसमें निम्न में से किस पर जोर दिया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका सृजनशीलता, सेकंड ऑप्शन है आपका स्पष्टता और संक्षिप्तता और थर्ड ऑप्शन है आपका वस्तुनिष्ठता और फोर्थ उक्त सभी। तो देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अनुसंधान कार्य के लेखन में निम्न में से किस पर जोर दिया जाता है, तो सृजनशीलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता और वस्तुनिष्ठता, इन सभी पर जोर दिया जाता है अनुसंधान कार्य के लेखन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि अनुसंधान प्रतिवेदन की प्रस्तुति में, ठीक है, अनुसंधान प्रतिवेदन की प्रस्तुति में आत्मनिष्ठता को दूर करने के लिए निम्न में से सर्वनाम के प्रयोग से बचना चाहिए। पहला ऑप्शन है मैं, सेकंड ऑप्शन है आपका हम, थर्ड ऑप्शन है आपका मेरा, हमारा और फोर्थ ऑप्शन है उक्त सभी। तो देखिए जो अनुसंधान प्रतिवेदन की प्रस्तुति होती है, ठीक है, उसमें आत्मनिष्ठा को दूर करने के लिए निम्न में से सर्वनाम के प्रयोग से बचना चाहिए। तो यानी कि मैं, हम, मेरा, हमारा, इन सभी से आपको बचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि अनुसंधान प्रतिवेदन पूर्व में किए जा चुके कार्य का वर्णन होता है, अतः इसमें लिपिबद्ध करना चाहिए। यानी कि जो अनुसंधान प्रतिवेदन होता है ये पूर्व में किए जा चुके कार्य का वर्णन होता है, ठीक है, और इसमें लिपिबद्ध करना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका वर्तमान काल, सेकंड है भविष्य काल, थर्ड है भूतकाल और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर भूतकाल होगा और इससे रिलेटेड मैंने आप सभी लोगों को क्वेश्चंस करा चुका है, ठीक है। यदि आप लोग क्लास में पढ़े होंगे तो ध्यान होगा आप लोगों को कि मैंने भी इस क्वेश्चंस को बताया हुआ है, बट मेरा क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि पाठ्यवस्तु में डैश से छोटे अंकों तथा भिन्न शब्दों को लिखना चाहिए। यानी कि पाठ्यवस्तु में कितने से छोटे अंकों तथा भिन्न को शब्दों में लिखना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका 5, सेकंड ऑप्शन है आपका 6, थर्ड ऑप्शन है आपका 7 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 10। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा कि पाठ्यवस्तु में 10 से छोटे अंकों तथा भिन्नों को शब्दों में लिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि प्रतिवेदन में प्रतिशत के लिए, ठीक है, यानी कि प्रतिवेदन में प्रतिशत के लिए चिन्ह
प्रतिशत का उपयोग न करके उसे स्थान पर क्या लिखना चाहिए? ये भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताया हुआ है कि देखिए मैंने क्लास में इसको समझा दिया था कि जब प्रतिवेदन में आप प्रतिशत का चिन्ह इस प्रकार से बना रहे हैं, ठीक है? प्रतिवेदन में, तो इसमें देखिए किस प्रकार लिखना चाहिए, समीकरण के रूप में, सूत्र के रूप में, प्रतिशत यानी कि शब्दों में, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होता है प्रतिशत शब्दों में, यानी कि जब भी आप लघु शोध वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको यदि प्रतिशत इस प्रकार से आ रहा है लिखने के लिए तो आप लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप लोग क्या लिखेंगे, प्रतिशत जैसे शब्दों में लिखा जाता है उस प्रकार से आप उसमें, जैसे कि आपको 5% लिखना है तो आप लोग फटाक से ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे नहीं लिखना है, 5 करके फिर इसको हिंदी में जो ऐसे आपका प्रतिशत लिखा जाता है आप इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, प्रतिशत, तो इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि पाद टिप्पणी में दी जाने वाली सूचना स्रोत के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाना चाहिए, यानी कि जो पाद टिप्पणी होती है इसमें दिए जाने वाली जो सूचना स्रोत होती है उसके अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका लेखक का नाम, सेकेंड ऑप्शन है आपका स्रोत का शीर्षक, प्रकाशन वर्ष, थर्ड ऑप्शन है आपका प्रकाशन स्थान व प्रकाशक, फोर्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा कि पाद टिप्पणी में दी जाने वाली सूचना स्रोत के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाना चाहिए, तो लेखक का नाम, स्रोत का शीर्षक, प्रकाशन वर्ष और प्रकाशन स्थान व प्रकाशक, ये सभी मैंने आप लोगों को क्लास में बता चुका है, ठीक है, उसी से रिलेटेड देखिए आपके श्योर सीरीज में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, और ये सब क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता चुका है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा उक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक बार पाद टिप्पणी देने के बाद यदि वही सूचना स्रोत उसी पृष्ठ पर तत्काल पुनः आता है तब डैश लिख देते हैं, यानी कि तब क्या लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है आपका उपरोक्त लिखेंगे, आप पूर्वोक्त लिखेंगे, या फिर संदर्भित लिखेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि आप कोई भी चीज़ एक बार ऊपर लिखे हैं, ठीक है, बाद में फिर से आपको उसी चीज़ को लिखने के लिए आता है तो आप उसको उपरोक्त लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखा जाएगा, उपरोक्त, यानी कि इसके ऊपर मैंने इसी चीज़ को लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि कोई संदर्भ अन्य संदर्भ के उपरांत उसी पृष्ठ पर या कुछ ही पृष्ठों के उपरांत पुनः आता है तो पूरे सूचना स्रोत को न देखकर लेखक के अंतिम नाम के साथ डैश लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है पूर्व उद्धृत, सेकंड है पूर्ववत, थर्ड है आपका संदर्भित और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका पूर्व उद्धृत होता है, ठीक है, यदि यानी कि कोई भी जो संदर्भ है वो अन्य संदर्भ के उपरांत उसी पृष्ठ पर या फिर कुछ ही पृष्ठों के उपरांत पुनः आता है तो पूरे सूचना स्रोत को न दे करके लेखक के अंतिम नाम के साथ पूर्व उद्धृत लिख दिया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि कोई संदर्भ अन्य संदर्भ के उपरांत उसी पृष्ठ पर या कुछ ही पृष्ठों के उपरांत पुनः आता है तो पूरे पृष्ठ सूचना स्रोत को न देकर लेखक के अंतिम नाम के साथ पूर्व उद्धृत लिख देते हैं। लेकिन यदि ऐसी स्थिति में संदर्भ किए जा रहे पृष्ठ की संख्या बदल जाता है तब लेखक के अंतिम नाम के साथ क्या लिखकर पृष्ठ की संख्या दे देते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका पूर्वोक्त, सेकंड है आपका उपरोक्त, थर्ड है आपका पूर्व उद्धृत और फोर्थ है आपका ऑप्शन दीर्घ वृत्त, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा वहां पर आप लोग पूर्वोक्त लिखेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पूर्वोक्त लिखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि टिप्पणी लिखते समय अनुसंधानकर्ता को निम्न में से किस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, यानी कि यदि कोई भी अनुसंधानकर्ता टिप्पणी लिख रहा है तो उसको किस पर ध्यान देना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका सही प्रारूप, सेकंड है आपका एकरूपता, थर्ड ऑप्शन है आपका वर्तनी की शुद्धता और फोर्थ ऑप्शन है आपका उक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए इन सभी पर ध्यान देना चाहिए अनुसंधानकर्ता को टिप्पणी लिखने के साथ, यानी कि सही प्रारूप होना चाहिए, उसमें एकरूपता होनी चाहिए और वर्तनी की शुद्धता होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उक्त सभी। ओके, चलिए अब हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि जब विभिन्न प्रकार की सूचनाएं किसी चित्रात्मक माध्यम जैसे कि चार्ट, ग्राफ, दंड रेखा, वृत्त चित्र, बहुभुज, मानचित्र, फोटोग्राफ आदि के रूप में प्रस्तुत की जाती है तो इसे क्या कहते हैं।
संचार कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं, विज्ञापन कहते हैं या फिर चित्र कहते हैं। तो देखिए यानी कि जब आप दंड रेखा, वृत्त चित्र, ठीक है, चार्ट, ग्राफ, यानी कि वृत्त चित्र, बहुभुज, मानचित्र, फोटोग्राफ, ये सब यानी कि जब प्रस्तुत किया जाता है तो आप उसको क्या कहेंगे? उसको वहाँ पर चित्र कहेंगे, ठीक है? यानी कि इसे क्या कहेंगे? चित्र कहेंगे। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि परिशिष्ट में प्रायः किसे सम्मिलित किया जाता है? यानी कि जो परिशिष्ट होता है आपका, उसमें किसको सम्मिलित किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका दीर्घ उद्धरण को, सेकंड है मूल प्रदत्त को, थर्ड ऑप्शन है आपका विस्तृत गणना मापन उपकरण और फोर्थ है उपयुक्त सभी, ठीक है? देखिए जो बात कही गई है कि परिशिष्ट में प्रायः किसे सम्मिलित किया जाता है, तो देखिए इन सभी को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि दीर्घ उद्धरण को, मूल प्रदत्त को, विस्तृत गणना और मापन उपकरण को, ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी आपका फोर्थ जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अनुसंधान प्रतिवेदन की प्रारंभिक सामग्री में शामिल है? यानी कि निम्न में से कौन अनुसंधान प्रतिवेदन की प्रारंभिक सामग्री में शामिल है? पहला ऑप्शन है आपका मुख्य पृष्ठ स्वीकृति पत्र, सेकेंड ऑप्शन है आपका प्राकथन वस्तु सारणी, थर्ड ऑप्शन है आपका सारणी सूची, चित्र सूची और फोर्थ है उक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उक्त सभी, ठीक है? ये सभी देखिए अनुसंधान प्रतिवेदन की प्रारंभिक सामग्री में शामिल की जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रतिवेदन के मूल भाग में निम्न में से कौन शामिल है? यानी कि जो प्रतिवेदन का मूल भाग होता है उसमें कौन शामिल रहता है? प्रस्तावना, सारांश तथा निष्कर्ष, सेकेंड है ऑप्शन आपका अध्ययन की विधि, थर्ड ऑप्शन है आपका सारणीयन, प्रस्तुतिकरण एवं विश्लेषण तथा व्याख्या और फोर्थ उक्त सभी। तो यहाँ पर भी जो आपका राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि प्रतिवेदन के मूल भाग में प्रस्तावना, सारांश, निष्कर्ष, अध्ययन की विधि, सारणीयन, प्रस्तुतिकरण एवं विश्लेषण तथा व्याख्या ये सभी आपके शामिल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि अनुसंधान प्रतिवेदन में अध्ययन की विधि में निम्न में से कौन शामिल है? यानी कि जो अनुसंधान प्रतिवेदन है, ठीक है, इसमें अध्ययन की विधि में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? पहला ऑप्शन है आपका अध्ययन की प्रक्रिया, सेकंड है आंकड़ों के स्रोत, थर्ड ऑप्शन है आपका समस्या की सीमांकन और फोर्थ ऑप्शन है आपका उक्त सभी। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स कि अनुसंधान प्रतिवेदन में अध्ययन की विधि में निम्न में से कौन शामिल होता है, तो ये सभी आपके शामिल होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, उक्त सभी, यानी कि अध्ययन की प्रक्रिया, आंकड़ों के स्रोत और समस्या का सीमांकन ये सभी आपके अनुसंधान प्रतिवेदन के अध्ययन विधि में शामिल होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि अनुसंधान प्रतिवेदन में अध्ययन की विधि में निम्न में से कौन शामिल है? पहला ऑप्शन है अध्ययन की प्रक्रिया, सेकेंड ऑप्शन है आपका आंकड़ों के स्रोत, थर्ड ऑप्शन है आपका समस्या की सीमांकन और फोर्थ ऑप्शन है आपका उक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर अच्छा 27 क्वेश्चंस दो बार दे दिए हैं, ठीक है, वही चीज है मैंने भी ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखिए राइट ऑप्शन आपका उक्त सभी हो जाएगा, हो सकता है मिस प्रिंट होकर के दो बार एक ही चीजें आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि अनुसंधान प्रतिवेदन में सारणीयन, प्रस्तुतिकरण एवं विश्लेषण तथा व्याख्या के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका मूल वस्तु, सेकंड है आपका सारणी, थर्ड ऑप्शन है आपका चित्र और फोर्थ ऑप्शन है आपका उक्त सभी। तो देखिए जो अनुसंधान प्रतिवेदन में सारणीयन, प्रस्तुतिकरण एवं विश्लेषण तथा व्याख्या के अंतर्गत यानी कि किसको शामिल किया जाता है, तो वहां पर मूल वस्तु, सारणी और चित्र इन तीनों को ही शामिल किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर भी आपका जो राइट ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि अनुसंधान प्रतिवेदन के सारांश तथा निष्कर्ष यानी कि शीर्षक के अंतर्गत निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका संक्षिप्त सारांश, प्राप्त निष्कर्ष, सेकेंड ऑप्शन है आपका आंकड़ों के स्रोत, थर्ड ऑप्शन है आपका अध्ययन की सीमाएं और फोर्थ ऑप्शन है भावी आंकड़ों के लिए सुझाव। तो देखिए जो अनुसंधान प्रतिवेदन के सारांश तथा निष्कर्षों, ठीक है, शीर्षक के अंतर्गत यानी कि किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो आपके आंकड़ों के स्रोत हैं जिनको शामिल नहीं किया जाता है। तो जिनको शामिल नहीं किया जाता है वही राइट हो जाए, क्योंकि हमसे पूछा ही क्या था, नॉट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो जो नहीं होगा वही सही होगा क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं था। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका
कि निम्न में से कौन संदर्भ सामग्री में शामिल है, ठीक है, यानी कि निम्न में से कौन संदर्भ सामग्री में शामिल है। पहला ऑप्शन है आपका ग्रंथ सूची, सेकंड है संक्षिप्त सारांश, थर्ड ऑप्शन है आपका परिशिष्ट और फोर्थ ऑप्शन है आपका क और ग दोनों, ठीक है। तो देखिए जो निम्न में से कौन संदर्भ सामग्री में शामिल होता है, तो आपका ग्रंथ सूची और परिशिष्ट दोनों ही शामिल होते हैं, संक्षिप्त सारांश शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क और ग दोनों। अगला क्वेश्चन है कि बेकर ने कितने प्रकार की अनुसंधान रिपोर्ट बताई है, यानी कि जो बेकर हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक, इन्होंने कितने प्रकार की अनुसंधान रिपोर्ट बताई है। 4 प्रकार की बताई है, 5 प्रकार की बताई है, 6 प्रकार की बताई है या फिर 3 प्रकार की बताई है। तो देखिए जो बेकर साहब है इन्होंने कितने प्रकार की अनुसंधान रिपोर्ट बताई है, तो इन्होंने 6 प्रकार के अनुसंधान रिपोर्ट को बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक रिपोर्ट है, ठीक है, यानी कि एक रिपोर्ट है। पहला ऑप्शन है आपका सूचनात्मक कार्य, सेकंड है तकनीकी कार्य, थर्ड है व्यावसायिक कार्य और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो एक रिपोर्ट होता है वो क्या है, तो जो रिपोर्ट होता है वो आपका सूचनात्मक कार्य होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो देखिए फर्स्ट ऑप्शन होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो एक रिपोर्ट है वो आपका सूचनात्मक कार्य होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और फटाफट से हम लोग अपने क्वेश्चंस को देखेंगे क्या है। क्वेश्चन है कि रिपोर्ट का उपयोग अक्सर परिणाम प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रयोग, सेकंड है जांच, थर्ड ऑप्शन है पूछताछ और फोर्थ है उक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर जो पूछा गया है कि रिपोर्ट का उपयोग अक्सर परिणाम प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, तो यानी कि सभी हो जाएगा, उक्त सभी यानी कि प्रयोग, जांच और पूछताछ। तो देखिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका कि रिपोर्ट लेखन के सामान्य प्रारूप है, यानी कि जो रिपोर्ट लिखने का सामान्य प्रारूप होता है वो क्या है। परिचय है, विधि है, क और ख दोनों है या फिर सूचित करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रिपोर्ट लेखन का सामान्य प्रारूप क्या है, तो उसका परिचय और विधि, ठीक है, यानी कि क और ख दोनों ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, घ का कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिपोर्ट लेखन के लिए संरचना इस प्रकार है। शैली, सेकंड ऑप्शन है आपका उन्नत, थर्ड ऑप्शन है कठिन और फोर्थ ऑप्शन है आपका आसान। तो देखिए जो रिपोर्ट लेखन के लिए संरचना इस प्रकार है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिपोर्ट लेखन के लिए संरचना कैसी होती है, यानी कि किस प्रकार होती है, शैली होती है, ठीक है इसकी। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उपयोग सुविधाओं की रिपोर्ट इस प्रकार करें, यानी कि उपयोग सुविधाओं की जो रिपोर्ट है वो इस प्रकार करें। मोबाइल, सेकंड है आपका ग्राफिक्स और छवियां, थर्ड ऑप्शन है आपका विधि और फोर्थ ऑप्शन है आपका खाता। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ग्राफिक्स और छवियां, ठीक है, यानी कि जो उपयोग सुविधाओं के रिपोर्ट है, ठीक है, वो ग्राफिक्स और छवियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिपोर्ट के प्रकार, यानी कि औपचारिक होते हैं, अनुसंधान होते हैं, बायोडाटा होते हैं या फिर संशोधन होते हैं। तो देखिए जो आपके रिपोर्ट के प्रकार होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके औपचारिक होते हैं, ठीक है। आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि रिपोर्ट लेखन में हमें कौन सा काम करना होगा, यानी कि जो रिपोर्ट लेखन उसमें हमको कौन सा काम करना होगा। पहला ऑप्शन है सर्वेक्षण को रिकॉर्ड न करें, सेकंड है हटाए गए डेटा को रिकॉर्ड करें, थर्ड है आपका ऑब्जेक्ट को रिकॉर्ड करें और फोर्थ है आपका कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रिपोर्ट लिखने में हमें कौन सा काम करना चाहिए, तो यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, यानी कि जो हमारे वस्तुनिष्ठता होती है, जो ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट को रिकॉर्ड करें। अगला क्वेश्चन है आपका कि रिपोर्ट लिखने में भाषा इस प्रकार होती है, यानी कि जो रिपोर्ट लिखने में जो भाषा होती है वो कैसी होती है। जोर से, स्पष्ट, फुसफुसाते हुए या फिर अस्पष्ट। तो देखिए जो रिपोर्ट लिखने में भाषा होती है वो आपकी अस्पष्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अस्पष्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
क्वेश्चन है आपका कि रिपोर्ट हमेशा इसमें लिखी जाती है, यानी कि रिपोर्ट जो है वो हमेशा किस में लिखी जाती है। पहला ऑप्शन है आपका अनुक्रमिक तरीके से, सेकंड है आपका अनियमित तरीके से, थर्ड है क्षैतिज तरीके से और फोर्थ है डेटा पक्षपाती तरीके से। तो देखिए जो रिपोर्ट होता है वो हमेशा कैसे लिखी जाती है, तो जो रिपोर्ट होता है फ्रेंड्स वो आपको अनुक्रमिक तरीके से हमेशा ही लिखी जाती है, ठीक है। तो यानी कि हाँ, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो रिपोर्ट होता है वो हमेशा अनुक्रमिक तरीके से लिखा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट लेखन इसमें लिखा जाना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट होता है, ठीक है, रिपोर्ट लेखन वो किस में लिखा जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका पहला व्यक्ति, सेकंड है आपका अंतिम व्यक्ति, थर्ड है क और ख दोनों और फोर्थ है आपका कोई नहीं। तो देखिए जो रिपोर्ट सॉरी व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट लेखन इसमें लिखा जाना चाहिए, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहला व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है आपका कि अनौपचारिक रिपोर्ट की लंबाई होनी चाहिए, यानी कि जो अनौपचारिक रिपोर्ट की लंबाई होती है वो कितनी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 1 से 3 पेज तक, सेकंड है 13 पेज और थर्ड है आपका एक यानी कि 1.5 पेज, ठीक है, और हाफ पेज, आधा पेज हो जाएगा, ठीक है, हाफ पेज और फोर्थ है आपका पूरा पेज। तो देखिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट होगा, यानी कि जो अनौपचारिक रिपोर्ट की लंबाई होती है वो आपका 1 से लेकर के 3 पेज तक की होनी चाहिए, ठीक है, जो अनौपचारिक रिपोर्ट होता है। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि रिपोर्ट में अधिमानतः लिखनाएँ, रिपोर्ट में अधिमानतः लिखनाएँ, पहला ऑप्शन है आपका अनुक्रमिक तरीके से, सेकंड है आपका अनियमित तरीके से, थर्ड है अनियमित अच्छा सॉरी आपका सेकंड था नियमित तरीके से, थर्ड है आपका अनियमित तरीके से और फोर्थ है कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपसे क्वेश्चंस किया गया है कि रिपोर्ट में अधिमानतः अधिमानतः लिखनाएँ जो होती हैं वो अनुक्रमिक तरीके से होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुक्रमिक तरीके से होती हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका कि औपचारिक रिपोर्ट की श्रेणियाँ इस प्रकार हो सकती हैं, यानी कि औपचारिक रिपोर्ट की जो श्रेणियाँ होती हैं वो किस प्रकार हो सकती हैं। पहला ऑप्शन है आपका सूचनात्मक, सेकंड है आपका विश्लेषणात्मक, थर्ड है आपका अनुशंसनात्मक और फोर्थ है उक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा कि औपचारिक रिपोर्ट की जो श्रेणियाँ होती हैं वो किस प्रकार हो सकती हैं, तो सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक और अनुशंसात्मक, ठीक है, ये सभी हो सकती हैं। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सिफारिश का समर्थन करने के लिए डेटा आगे बढ़ाना चाहिए, यानी कि सिफारिश का समर्थन करने के लिए डेटा आगे बढ़ाना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका सटीक, सेकंड ऑप्शन है आपका अविश्वसनीय, थर्ड ऑप्शन है आपका अधूरा और फोर्थ ऑप्शन है आपका उक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सिफारिश समर्थन के लिए जो आपको डेटा आगे बढ़ाना चाहिए वो सटीक बढ़ाना चाहिए, ठीक है, यानी कि सटीक, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि समस्या निवारण रिपोर्ट का उद्देश्य है, यानी कि जो समस्या निवारण रिपोर्ट होता है उसका क्या उद्देश्य होता है। पहला ऑप्शन है समस्या का विश्लेषण करें, सेकंड ऑप्शन है हार को गलत बताएं, थर्ड ऑप्शन है आपका हार को खारिज करें और फोर्थ है उक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि समस्या निवारण रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य होता है समस्या का विश्लेषण करना, ठीक है। समस्या निवारण रिपोर्ट का उद्देश्य क्या होता है, समस्या का विश्लेषण करना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका कि रिपोर्ट में किसी विशेष समस्या पर चर्चा की गई है, यानी कि जो रिपोर्ट है उसमें किसी विशेष समस्या पर चर्चा की गई है। पहला ऑप्शन है कम विवरण, सेकंड है विवरण, थर्ड ऑप्शन है आपका जटिल और फोर्थ है आपका क्षैतिज तरीका, ठीक है। तो देखिए जो रिपोर्ट में किसी विशेष समस्या पर चर्चा की गई है, ठीक है, वो आपका विवरण होता है, ठीक है, यानी कि विवरण। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कार्रवाई, ठीक है, कार्रवाई की रिपोर्ट किस प्रकार की रिपोर्ट है, यानी कि जो कोई कार्रवाई हो जाती है, ठीक है, तो वो जो रिपोर्ट होता है कार्रवाई की वो किस प्रकार की रिपोर्ट के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है आपका विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, सेकंड ऑप्शन है आपका आवधिक रिपोर्ट, थर्ड ऑप्शन है आपका सिफारिश रिपोर्ट और फोर्थ ऑप्शन है आपका उक्त सभी। तो यहाँ पर आपका देखिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सिफारिश रिपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन होगा यानी कि कार्रवाई की जो रिपोर्ट होती है वो किस प्रकार की रिपोर्ट होती है, तो आपकी सिफारिश की रिपोर्ट वो कहलाती है। ओके, तो थर्ड ऑप्शन जो होगा वहीं आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि सूचनात्मक रिपोर्ट में है, यानी कि जो सूचनात्मक रिपोर्ट होता है उसमें है। पहला ऑप्शन है आपका संगठनात्मक कुछ नहीं,
सेकंड ऑप्शन है आपका समस्या लक्षण, थर्ड ऑप्शन है आपका परियोजना पर व्यक्तिगत जानकारी और फोर्थ है कोई नहीं। तो देखिए जो सूचनात्मक रिपोर्ट होता है वो परियोजना पर व्यक्तिगत जानकारी देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि परियोजना पर व्यक्तिगत जानकारी। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि औपचारिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए किस प्रकार की योजना, यानी कि किस प्रकार की योजना निकालना चाहिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका अमान्य निष्कर्ष निकालें, सेकंड है आपका सिफारिश पर निर्णय लें, और थर्ड ऑप्शन है आपका विशिष्ट प्रश्न तैयार करें, और फोर्थ है आपका उक्त सभी, ठीक है। तो देखिए जो औपचारिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए किस प्रकार की योजना बनाई जानी चाहिए, तो हमको विशिष्ट प्रश्न तैयार करना चाहिए, ठीक है, यानी कि विशिष्ट प्रश्न तैयार करें औपचारिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि रिपोर्ट होनी चाहिए, यानी कि जो रिपोर्ट है वो कैसा होना चाहिए, तथ्यात्मक होना चाहिए, अन्वेषणात्मक होना चाहिए, गलती नहीं ढूंढना, और फोर्थ है कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जो रिपोर्ट होना चाहिए वो आपका अन्वेषणात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अन्वेषणात्मक, यानी कि खोज पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना। तो सेकेंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो अनौपचारिक रिपोर्ट के अवतारों में से एक है, यानी कि जो अनौपचारिक रिपोर्ट के अवतारों में से एक है। पहला ऑप्शन है आपका व्यवहार्यता रिपोर्ट, सेकंड ऑप्शन है आपका इन आवधिक रिपोर्ट, थर्ड ऑप्शन है आपका क और ख दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है आपका कोई नहीं। तो देखिए जो अनौपचारिक रिपोर्ट के अवतारों में से एक है, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका व्यवहार्यता रिपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, अनौपचारिक रिपोर्ट में। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि अनौपचारिक रिपोर्ट इनमें से एक है, यानी कि अनौपचारिक रिपोर्ट कौन सा इनमें से एक है, प्रगति रिपोर्ट है, या फिर रिपोर्ट तैयार करना है, या फिर क और ख दोनों, या फिर कोई नहीं। तो देखिए जो अनौपचारिक रिपोर्ट होता है वो आपका प्रगति रिपोर्ट होता है, ठीक है। अनौपचारिक रिपोर्ट मतलब प्रगति रिपोर्ट। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि आवधिक रिपोर्ट में, ठीक है, आवधिक रिपोर्ट में यह ट्रैक पर चल रहे परिचालन का प्रबंधन करता है। पहला ऑप्शन है आवधिक, सेकंड है नियमित आधार, थर्ड ऑप्शन है आपका क और ख दोनों, और फोर्थ है आपका अनियमित। तो यहाँ पर देखिए जो आवधिक रिपोर्ट में, ठीक है, यह ट्रैक पर चल रहे परिचालन का प्रबंधन करता है, ये क्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क और ख दोनों, यानी कि आवधिक और नियमित आधार ये दोनों ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क और ख दोनों। अगला क्वेश्चन है आपका कि औपचारिक रिपोर्ट का हिस्सा है, यानी कि औपचारिक रिपोर्ट का हिस्सा कौन है, पूरक है, अनिवार्य है, कोई छिद्रित भाग नहीं, या फिर कोई नहीं। सॉरी। तो देखिए जो आपका अनौपचारिक रिपोर्ट का हिस्सा होता है, ठीक है, वो आपका पूरक होता है। कौन होता है, पूरक, अनौपचारिक रिपोर्ट का हिस्सा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि अनौपचारिक रिपोर्ट का उपयोग इसके लिए किया जाता है, यानी कि अनौपचारिक रिपोर्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका लंबा दस्तावेज, सेकंड ऑप्शन है आपका छोटे दस्तावेज, और थर्ड ऑप्शन है आपका शैक्षणिक पेपर, और फोर्थ ऑप्शन है आपका उक्त सभी। तो देखिए जो औपचारिक रिपोर्ट का उपयोग यानी कि किसके लिए किया जाता है, तो जो छोटे दस्तावेज होते हैं, ठीक है, उसके लिए आपके अनौपचारिक रिपोर्ट का उपयोग किया जाता है, यानी कि छोटे दस्तावेजों के लिए, ठीक है। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि रिपोर्ट अक्सर इसमें व्यक्त की जाती है, यानी कि जो रिपोर्ट होता है वो अक्सर किस में व्यक्त किया जाता है, लेखन में व्यक्त किया जाता है, भाषण में व्यक्त किया जाता है, टेलीविजन में किया जाता है, या फिर उक्त सभी में, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, यानी कि रिपोर्ट जो होता है वो यानी कि अक्सर किस में व्यक्त किया जाता है, तो आपका लेखन, भाषण, टेलीविजन, इन सभी में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर उक्त सभी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सी अनौपचारिक रिपोर्ट नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कौन सी अनौपचारिक रिपोर्ट नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका इन फाइनेंशियल रिपोर्ट, सेकेंड ऑप्शन है आपका अनक्रेडिटेड रिपोर्ट, और थर्ड ऑप्शन है आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट, और फोर्थ है आपका कोई नहीं। तो देखिए कौन सा अनौपचारिक रिपोर्ट नहीं है ये आपको बताना है। तो जो अनौपचारिक रिपोर्ट है वो आपका प्रोग्रेस जो रिपोर्ट होता है ये आपका अनौपचारिक रिपोर्ट नहीं है, बाकी सभी आपके अनौपचारिक रिपोर्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि रिपोर्ट में केवल जानकारी, ठीक है, यानी कि जो रिपोर्ट है उसमें केवल जानकारी, बुनियादी जानकारी प्रदान करें, बहुत संक्षिप्त
और थर्ड ऑप्शन है आपका मासिक बजट और कर्मचारी इत्यादि, और फोर्थ है उक्त सभी। तो देखिए जो रिपोर्ट में जानकारी होती है, केवल कौन-कौन सी जानकारी देनी चाहिए, बुनियादी जानकारी प्रदान करना चाहिए, ठीक है? बहुत संक्षिप्त रूप में, और मासिक बजट यानी कि मासिक यानी कि महीने का जो बजट है वो, और कर्मचारी, ठीक है? इन सभी की जो भी जानकारी है वो सभी आपको रिपोर्ट में अपने तैयार करना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उक्त सभी। ओके? चलिए अब हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि कौन सी अच्छी तरह से लिखी गई रिपोर्ट है, यानी कि कौन सी अच्छी तरह से लिखी गई रिपोर्ट है। पहला ऑप्शन है विचारों की स्पष्टता, सेकंड है उचित तिथि और हस्ताक्षर, थर्ड ऑप्शन है आपका क और ख दोनों, और फोर्थ है कोई नहीं। तो देखिए कौन सी अच्छी तरह से लिखी गई रिपोर्ट है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा आपका क और ख दोनों ही हो जाएगा, यानी कि विचारों की स्पष्टता और उचित तिथि और हस्ताक्षर जो होता है, ये दोनों ही आपकी अच्छी तरह से लिखी गई रिपोर्ट के अंतर्गत आती हैं। ओके, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि अनौपचारिक रिपोर्ट में वे हैं, यानी कि अनौपचारिक रिपोर्ट में कौन है, यानी कि कम विस्तृत होता है जो वो, या फिर जटिल विस्तृत, या फिर किसी भी तरह के से संरचित, और या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है कि औपचारिक रिपोर्ट में वे यानी कि कम विस्तृत, वे हैं यानी कि जो कम विस्तृत होते हैं, ठीक है, अनौपचारिक रिपोर्ट में। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सभी रिपोर्ट वस्तुनिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में लिखी जानी चाहिए, यानी कि जो सभी रिपोर्ट है, ठीक है, वो वस्तुनिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में लिखी जानी चाहिए। यानी कि पहला ऑप्शन है पहला व्यक्ति, सेकंड है आपका तीसरा व्यक्ति, थर्ड है दूसरा व्यक्ति, और फोर्थ है क और ख दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपसे राइट क्वेश्चन पूछा गया है कि सभी रिपोर्ट वस्तुनिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में लिखी जानी चाहिए, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका दूसरा व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी भी मामले की जांच के परिणामों का विवरण जिस पर निश्चित जानकारी की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है, यानी कि किसी भी मामले की आप जांच कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके परिणामों का विवरण यानी कि जिस पर निश्चित जानकारी की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है। पत्र कहा जाता है, मेल कहा जाता है, रिपोर्ट कहा जाता है, या फिर नौकरी आवेदन कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए यानी कि जो निश्चित जानकारी की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको रिपोर्ट कहा जाता है, ठीक है, यानी कि रिपोर्ट। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है आपका कि उपयोग के अनुसार कौन सा रिपोर्ट का प्रकार नहीं है, यानी कि उपयोग के अनुसार, ठीक है, कौन सा रिपोर्ट का प्रकार नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका बाहरी, सेकंड है आपका नियमित, थर्ड है आंतरिक, और आपका यानी कि फोर्थ ऑप्शन है क और ख दोनों। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा, नियमित, यानी कि देखिए जो उपयोग के अनुसार कौन सा रिपोर्ट का प्रकार नहीं है, तो आपका जो नियमित होता है यही उपयोग के अनुसार रिपोर्ट का यानी कि प्रकार नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अवधि के अनुसार रिपोर्ट का प्रकार कौन सा है, यानी कि अवधि के अनुसार, ठीक है, समय यानी कि अवधि मतलब समय के अनुसार रिपोर्ट का प्रकार कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपका आंतरिक, सेकंड है आपका नियमित, थर्ड है बाहरी, और फोर्थ है क और ख दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि अवधि के अनुसार रिपोर्ट का प्रकार है, तो आपका नियमित जो है वो अवधि के अनुसार रिपोर्ट का प्रकार है, ठीक है, और उपयोग के अनुसार नियमित जो है वो रिपोर्ट का प्रकार नहीं है, ठीक है। ये दोनों ही आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा-सा मिस्टेकिंग हो जाएगा, तो 2 क्वेश्चन आप लोग के यदि फँस जाएँगे पेपर में तो गलत हो जाएँगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रबंधन के स्तर के अनुसार रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है, यानी कि जो प्रबंधन होता है मैनेजमेंट, उसके स्टेज के अनुसार यानी कि स्तर के अनुसार रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है, यानी कि 4 प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, या फिर 9 प्रकार की होती है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि प्रबंधन के स्तर के अनुसार जो आपका रिपोर्ट होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो आपका 4 प्रकार की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि एक अच्छी रिपोर्ट में यह होना चाहिए, यानी कि एक अच्छी रिपोर्ट में क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है स्पष्ट तार्किक संरचना, सेकंड है रिपोर्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी, थर्ड है क और ख दोनों, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो एक अच्छी रिपोर्ट में होना चाहिए, ठीक है, उसमें स्पष्ट तार्किक संरचना होना चाहिए एक अच्छी रिपोर्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि रिपोर्ट संरचना में क्या नहीं है, यानी कि जो रिपोर्ट संरचना है उसमें क्या नहीं है। शीर्षक पृष्ठ नहीं है, अनुशंसा नहीं है, सार नहीं है, या फिर इनमें से
कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जो रिपोर्ट संरचना होती है इनमें से ना तो शीर्षक पृष्ठ होता है, ना ही अनुशंसा होती है और ना ही सार होता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है आपका अगला कि रिपोर्ट लेखन में किसमें रिपोर्ट का उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताया गया है, ठीक है। यानी कि रिपोर्ट लेखन में किसमें रिपोर्ट का उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताया गया है। पहला ऑप्शन है आपका पत्र प्रेषक, सेकेंड ऑप्शन है आपका परिशिष्ट, थर्ड ऑप्शन है आपका शीर्षक पृष्ठ और फोर्थ है ऑप्शन आपका ग्रंथ सूची। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका जो सेकेंड है शीर्षक पृष्ठ, यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि रिपोर्ट के शीर्षकों और परिशिष्टों की सूची मांगी जाती है। यानी कि जो रिपोर्ट के शीर्षक होते हैं और मांगी जाती है। पहला ऑप्शन है आपका सामग्री की तालिका, सेकंड है पावती, ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है आपका सारांश और फोर्थ है आपका संक्षिप्तीकरण, ठीक है। तो देखिए जो रिपोर्ट की यानी कि रिपोर्ट के जो शीर्षक होते हैं और जो उसके परिशिष्टों की सूची मांगी जाती है, ठीक है, वो आपकी सामग्री की तालिका में मांगी जाती है, ठीक है। किस में मांगी जाती है? सामग्री की तालिका में। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि डेटा एकत्र करने में आपकी सहायता करने वाली किसी व्यक्ति या संगठन को धन्यवाद देने वाला एक छोटा पैराग्राफ कहलाता है। यानी कि आप जो डेटा एकत्र करते हैं, ठीक है, यानी कि उसमें जो आपकी सहायता करने वाला व्यक्ति होता है या फिर जो भी आपका संगठन होता है, उसको जब आप धन्यवाद देते हैं तो एक छोटा पैराग्राफ जो होता है धन्यवाद के लिए, उसको क्या कहा जाता है? आभार कहा जाता है, सी शब्दावली कहा जाता है, या फिर सारांश कहा जाता है, या फिर परिचय कहा जाता है। तो इसको देखिए आभार कहा जाता है। ये मैंने बहुत ही आपको फर्स्ट या सेकेंड क्लास में ही बताया था कि जब कोई व्यक्ति आपकी सहायता करता है तो आप उसको आभार प्रकट करते हैं, ठीक है, धन्यवाद देने के लिए। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि रिपोर्ट का सारांश, जिसमें आप अपनी रिपोर्ट के प्रत्येक मुख्य भाग के लिए एक संरचना शामिल करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है या फिर उसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका शब्दावली, सेकंड ऑप्शन है आपका सी परिचय, थर्ड ऑप्शन है आपका सार और फोर्थ है सारांश। यानी कि जो रिपोर्ट का सारांश है जिसमें आप अपनी रिपोर्ट के प्रत्येक मुख्य भाग के लिए, ठीक है, एक संरचना शामिल करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको आपको सार कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? एक सार कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन है रिपोर्ट में एक वर्णानुक्रमिक सूची विशेष रूप से यदि वे रिपोर्ट के सभी पाठकों से परिचित न हो, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा? पहला ऑप्शन है परिचय, सेकंड क्या है संक्षिप्तीकरण या शब्दावली, थर्ड ऑप्शन है आपका शीर्षक पृष्ठ और फोर्थ है आपका सारांश। तो यहाँ पर आपका जो यानी कि करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका संक्षिप्तीकरण या शब्दावली हो जाएगा। यानी कि देखिए एक बार क्वेश्चन को समझिएगा क्या पूछा है कि रिपोर्ट में वर्णानुक्रमिक सूची, ठीक है, विशेष रूप से यदि वे रिपोर्ट के सभी पाठकों से परिचित न हो तो उसको संक्षिप्तीकरण या फिर शब्दावली कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि रिपोर्ट का उद्देश्य, रिपोर्ट का दायरा और रिपोर्ट अनुभागों की व्यवस्था की व्याख्या को बताया जाता है। यानी कि जो रिपोर्ट का उद्देश्य होता है, रिपोर्ट का जो दायरा होता है और जो रिपोर्ट के अनुभाग होते हैं यानी कि उसकी व्यवस्था की जो व्याख्या किया जाता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है या फिर क्या बताया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका शीर्षक पृष्ठ, सेकंड ऑप्शन है आपका सारांश, थर्ड ऑप्शन है आपका परिचय और फोर्थ ऑप्शन है आपका शब्दावली, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि परिचय। ओके, यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि मुख्य भाग की सामग्री रिपोर्ट के उद्देश्य पर निर्भर करती है। यानी कि जो मुख्य भाग की सामग्री होती है वो रिपोर्ट के किस उद्देश्य पर निर्भर करती है? पहला ऑप्शन है मुख्य भाग, सेकंड है सारांश, थर्ड है परिचय और फोर्थ है निष्कर्ष। तो यहाँ पर आपका देखिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है यानी कि मुख्य भाग, ठीक है, यानी कि मुख्य भाग की जो सामग्री होती है वो रिपोर्ट के यानी कि रिपोर्ट के उद्देश्य पर निर्भर करती है। तो आपके मुख्य भाग के ही रिपोर्ट के उद्देश्य पर निर्भर करती है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि जिसमें रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं का सारांश शामिल हो, ठीक है,
यानी कि जिसमें रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं का सारांश शामिल हो, मुख्य अनुशंसा, निष्कर्ष, या फिर थर्ड ऑप्शन है सारांश या सार, और फोर्थ है आपका सुझाव। तो यहाँ पर आपका सारांश या सार कहलाएगा, यानी कि जिसमें रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं का सारांश शामिल होता है उसको क्या कहा जाता है, सारांश या फिर सार। यानी कि आपका जो थर्ड ऑप्शन है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भविष्य के लिए सुझाव को डैश कहा जाता है, यानी कि जो भविष्य के लिए आपके सुझाव है क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अनुशंसा, सेकंड है मुख्य भाग, थर्ड ऑप्शन है आपका सार या फिर शीर्षक पृष्ठ। तो इसको आप अनुशंसा कहेंगे, यानी कि भविष्य के लिए जो सुझाव देना है, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको अनुशंसा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि किसी विषय पर या किसी लेखक द्वारा किए गए कार्यों की सूची जिसका उपयोग या परामर्श किसी शोध पत्र, पुस्तक या लेख को लिखने के लिए किया गया था, क्या कहलाता है। मुख्य भाग कहलाता है, निष्कर्ष कहलाता है, ग्रंथ सूची कहलाता है, या फिर सुझाव कहलाता है। तो ये आपका ग्रंथ सूची कहलाएगा। ठीक है, यानी कि किसी भी विषय या फिर किसी लेखक के द्वारा किए गए कार्यों की जो सूची होती है जिसका उपयोग या फिर परामर्श जो होता है वो किसी शोध पत्र, पुस्तक या फिर लेख को लिखने के लिए किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, ग्रंथ सूची कहा जाता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि रिपोर्ट के अंत में क्या है, यानी कि रिपोर्ट के अंत में क्या है, शीर्षक पृष्ठ है, ग्रंथ सूची है, परिशिष्ट है, या फिर मुख्य भाग है। तो देखिए जो रिपोर्ट के अंत में होता है वो आपका परिशिष्ट होता है। ठीक है, ये मैंने आपको क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, और आपको पीडीएफ में भी, जो पीडीएफ के फॉर्म में हमने आपको क्वेश्चंस दिया है उसमें भी ये क्वेश्चंस दिया गया है, रिपोर्ट के अंत में क्या होता है, तो आपका परिशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि रिपोर्ट लेखन प्रक्रिया में कितने चरण शामिल होते हैं, यानी कि जो रिपोर्ट लेखन की प्रक्रिया है उसमें कितने चरण शामिल होते हैं। 8 चरण शामिल होते हैं, 5 चरण शामिल होते हैं, 7 या फिर 4। तो देखिए जो रिपोर्ट लेखन की प्रक्रिया होती है उसमें 5 चरण शामिल होते हैं। ठीक है, यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि रिपोर्ट लेखन प्रक्रिया के उद्देश्य में कौन सी एक श्रेणी शामिल है, यानी कि जो रिपोर्ट लेखन की प्रक्रिया है, ठीक है, उसके उद्देश्य में कौन सी एक श्रेणी शामिल है। पहला ऑप्शन है आपका उद्देश्य, सेकंड ऑप्शन है आपका दायरा, थर्ड ऑप्शन है आपका क और ख दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है आपका सारांश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि रिपोर्ट लेखन की प्रक्रिया के उद्देश्य में, ठीक है, कौन सी श्रेणी शामिल होती है, तो आपका उद्देश्य और दायरा ये दोनों ही शामिल होते हैं। तो यहाँ पर आपका क और ख जो दोनों हैं, ठीक है, ये दोनों ही आपके करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिपोर्ट में लेखन प्रक्रिया के उद्देश्य के बाद क्या आता है, यानी कि रिपोर्ट जब आप लिखते हैं तो उसमें लेखन प्रक्रिया के जो उद्देश्य होता है उसके बाद क्या आता है। पहला ऑप्शन है रिपोर्ट की योजना, सेकंड ऑप्शन है रिपोर्ट का शीर्षक पृष्ठ, थर्ड ऑप्शन है आपका रिपोर्ट का सारांश, और फोर्थ है रिपोर्ट का मुख्य भाग। यहाँ पर आपका जो देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, रिपोर्ट की योजना, यानी कि रिपोर्ट लेखन की प्रक्रिया के उद्देश्य के बाद रिपोर्ट की योजना आती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि रिपोर्ट लेखन प्रक्रिया में जानकारी किसके द्वारा एकत्रित की जाती है, यानी कि जो रिपोर्ट लेखन की प्रक्रिया है उसमें जानकारी किसके द्वारा एकत्र की जाती है, सर्वेक्षण के द्वारा, ऑनलाइन प्रकाशन के द्वारा, संगठन के द्वारा, या फिर उक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रिपोर्ट लेखन की प्रक्रिया में जो जानकारी होते हैं वो किसके द्वारा एकत्र किया जाती है, यानी कि किया जाता है, तो आपका सर्वेक्षण, ऑनलाइन प्रकाशन और संगठन, इन तीनों के ही द्वारा एकत्र की जाती है, यानी कि एकत्रित की जाती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि हमें रिपोर्ट लिखने की आवश्यकता क्यों है। अब आपको बताना है कि हमको रिपोर्ट लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पहला है कि हमें रिकॉर्ड रखने में सक्षम बनाने के लिए, बिल्कुल सही बात है, और सेकंड है कि विफलता और सफलता के बारे में बताने के लिए, थर्ड ऑप्शन है आगे का निर्धारण करने के लिए, और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी को। तो बिल्कुल सही बात है, इन तीनों की यानी कि इन तीनों के लिए, ठीक है, हमें रिपोर्ट लिखने की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि हमें रिकॉर्ड रखने में सक्षम बनाने के लिए, और विफलता और सफलता के बारे में बताने के लिए, और आगे का निर्धारण करने के लिए। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि रिपोर्ट जिसमें व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए आवश्यक विस्तृत जानकारी, शोध और डेटा शामिल है उसको क्या कहा जाएगा। औपचारिक रिपोर्ट, अनौपचारिक रिपोर्ट, क और ख दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसको औपचारिक रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन है आपका कि रिपोर्ट लेखन में एक अच्छी योजना शामिल होती है। पहला ऑप्शन है आपके पास रिपोर्ट लिखने के लिए कितना समय है। सेकंड है इसे अंतिम समय पर करें। और आपका थर्ड ऑप्शन है आपका कि बिना किसी पुष्टि के सभी डेटा एकत्र करें। और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो देखिए जो रिपोर्ट लेखन में एक अच्छी योजना शामिल होती है वो आपके आपके पास जो रिपोर्ट है, ठीक है, यानी कि रिपोर्ट लिखने की के लिए कितना समय है, ये सबसे अच्छी योजना शामिल होती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका देखिए कि लिखने से पहले आपको इसका दायरा पता होना चाहिए। यानी कि लिखने से पहले आपको किसका दायरा पता होना चाहिए, मेल का, स्टोरी का, पत्र का, या फिर औपचारिक रिपोर्ट का। ठीक है, तो किसका दायरा आपको पता होना चाहिए लिखने से पहले, तो आपके औपचारिक रिपोर्ट का दायरा जो है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि रिपोर्ट लेखन में फ्लो चार्ट, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ और संगठन चार्ट शामिल है। पहला ऑप्शन है आपका परिशिष्ट में, सेकंड है परिचय में, और थर्ड ऑप्शन है मुख्य भाग में, और फोर्थ है आपका अंतिम स्पर्श में। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, यानी कि जो रिपोर्ट लेखन में फ्लो चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, यानी कि लाइन हो गया, ग्राफ और संगठन हो गया, ये आपका किसमें शामिल होता है, तो आपका अंतिम स्पर्श में शामिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि अंत में अंत में कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट आह्वान किया जाता है। ठीक है, शब्दावली का, समापन का, या फिर पुनर्कथन का, या फिर परिचय का। तो देखिए अंत में कार्रवाई के लिए स्पष्ट आह्वान किसका किया, यानी कि किसका हो जाता है या फिर किसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका पुनर्कथन जो है, ठीक है, इसी को कहा जाता है। ओके, तो थर्ड ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि रिपोर्ट की विशेषताएं निम्न में से कौन सी हैं, यानी कि जो रिपोर्ट की विशेषता है वो निम्न में से कौन सी है। पहला ऑप्शन है कार्य योजना, तथ्यात्मकता, सेकंड ऑप्शन है आपका प्रामाणिकता, निष्पक्षता, थर्ड ऑप्शन है आपका विषयनिष्ठता और निर्णयात्मकता, और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो रिपोर्ट की विशेषताएं हैं निम्न में से कौन सी हैं, तो ये सभी हैं, यानी कि कार्य योजना, तथ्यात्मकता, प्रामाणिकता, निष्पक्षता, विषयनिष्ठता और निर्णयात्मकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि शोध रिपोर्ट का पहला पृष्ठ है, यानी कि जो शोध रिपोर्ट का पहला पृष्ठ होता है ये क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका है। ठीक है, परिशिष्ट होता है, ग्रंथ सूची होता है, सूचकांक होता है, या फिर शीर्षक पृष्ठ होता है। तो देखिए जब भी आप शोध रिपोर्ट का यानी कि शोध आप बनाते हैं तो सबसे पहले शीर्षक पृष्ठ को ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि शोध रिपोर्ट की सामग्री को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो है, यानी कि जो शोध रिपोर्ट की सामग्री है इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो है पहला ऑप्शन है आपका प्रीफेटरी आइटम, सेकंड है पाठ, और थर्ड ऑप्शन है आपका टर्मिनल यानी कि संदर्भ, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका देखिए जो शोध रिपोर्ट की सामग्री उसको 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि प्रीफेटरी आइटम, पाठ और टर्मिनल यानी कि संदर्भ। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका कि ग्रंथ सूची का अर्थ है, यानी कि जो ग्रंथ सूची होती है उसका क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है आपका फुट नोट, सेकेंड ऑप्शन है कोटेशन, थर्ड ऑप्शन है आपका संदर्भित पुस्तकों की सूची, और फोर्थ ऑप्शन है आपका जीवनी। ठीक है, तो देखिए जो ग्रंथ सूची का अर्थ होता है वो संदर्भित पुस्तकों की सूची होती है। ठीक है, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रयुक्त विशेष शब्दों और वाक्यांशों की सूची इस प्रकार दी गई है, यानी कि जो प्रयुक्त विशेष शब्द हैं, ठीक है, और वाक्यांशों की जो सूची है वो इस प्रकार से दी गई है, यानी कि किस प्रकार से दी गई है। पहला ऑप्शन है फुट नोट, सेकेंड है आपका कोटेशन, थर्ड है आपका शब्दावली, और फोर्थ ऑप्शन है आपका ग्रंथ सूची। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो प्रयुक्त विशेष शब्द और वाक्यांशों की सूची होती है उसमें शब्दावली दी गई है। ठीक है, यानी कि किस प्रकार दी गई है, तो शब्दावली के अनुसार दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका
कि एक सार है, ठीक है, यानी कि जो एक सार है वो क्या है। पहला ऑप्शन है सारांश है, कोटेशन है, शब्दावली है या फिर ग्रंथ सूची है। तो जो सार होता है उसी को सारांश कहा जाता है, यानी कि सारांश को ही सार कहा जाता है, सार को ही सारांश कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्याख्या होनी चाहिए, व्यक्तिपरक होनी चाहिए, उद्देश्य होनी चाहिए, यानी कि उद्देश्य परक या फिर ईमानदारी होनी चाहिए या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो व्याख्या होती है, ठीक है, वो व्यक्तिपरक होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि डेटा की व्याख्या के बारे में, ठीक है, डेटा की व्याख्या के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है आपका कि विश्लेषण के बिना व्याख्या आगे नहीं बढ़ सकती। सेकंड ऑप्शन है आपका विश्लेषण और व्याख्या एक दूसरे पर निर्भर है। थर्ड ऑप्शन है आपका कि व्याख्या किया जाने वाला डेटा प्रकृति में सजातीय होना चाहिए। और फोर्थ है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो देखिए जो डेटा की व्याख्या होती है, ठीक है, उसके बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। तो ये तीनों ही कथन जो दिया है वो बिल्कुल सत्य है, यानी कि विश्लेषण के बिना व्याख्या जो होती है वो आगे नहीं बढ़ सकती है, बिल्कुल सही बात है। और विश्लेषण और व्याख्या एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। लास्ट है आपका कि व्याख्या किया जाने वाला जो डेटा होता है वो प्रकृति में सजातीय होना चाहिए। तो ये तीनों ही आपकी डेटा की व्याख्या में, यानी कि व्याख्या के बारे में, ठीक है, तीनों ही सत्य कथन है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है उपर्युक्त सभी यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि अनुसंधान प्रक्रिया की अंतिम स्थिति है, यानी कि जो अनुसंधान प्रक्रिया की अंतिम स्थिति होती है वो क्या होता है। पहला ऑप्शन है आपका साहित्य की समीक्षा, सेकंड है रिपोर्ट लेखन, थर्ड है अनुसंधान डिजाइन और फोर्थ है डेटा का विश्लेषण, ठीक है। तो देखिए जो अनुसंधान प्रक्रिया की अंतिम स्थिति होती है वो रिपोर्ट लेखन होता है। ओके, यानी कि जो आपका सेकंड ऑप्शन है वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि किसी एक कृति पर लंबे निबंध को कहा जाता है, यानी कि किसी एक कृति पर जो लंबा निबंध होता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा। पहला ऑप्शन है आपका शोध रिपोर्ट, सेकंड है मोनोग्राफ, थर्ड है आपका निबंध और फोर्थ है आपका पुस्तक, ठीक है। तो जो एक कृति पर लंबे निबंध होते हैं, ठीक है, उसको मोनोग्राफ कहा जाता है। ओके, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन जो होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि थीसिस को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो थीसिस होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। शोध रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, मोनोग्राफ के या फिर निबंध के या फिर पुस्तक के। तो देखिए जो थीसिस होता है, ठीक है, इसको निबंध के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ इसके लगभग आप लोगों को 10-12 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसको भी करा देते हैं, इसके बाद क्लास कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि ई जर्नल्स, ठीक है, ई जर्नल्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, यानी कि कौन सा सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है कि इन्हें डिजिटल तरीकों से वितरित किया जाता है, सेकेंड है कि उनके संपादक या संपादकीय बोर्ड भी हैं, थर्ड ऑप्शन है कि वे धारावाहिक, ठीक है, धारावाहिक प्रकृति की प्रकाशन है और फोर्थ है कि वे हमेशा निःशुल्क होते हैं, ठीक है। तो देखिए जो ई जर्नल्स के बारे में जो आपका कथन सत्य नहीं है, बाकी देखिए आपके तीन जो ऊपर के हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों ही आपके सत्य हैं, लेकिन जो फोर्थ दिया गया है कि वो हमेशा निःशुल्क होते हैं, निःशुल्क यानी कि फ्री होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ई जर्नल्स के बारे में, ठीक है। तो यही आपका कथन जो गलत है वही सही होगा, क्योंकि हमसे क्या है पूछा ही गलत था, ठीक है, नॉट वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसमें रिपोर्टिंग प्रारूप यानी कि रिपोर्टिंग प्रारूप औपचारिक रूप से निर्धारित है। पहला ऑप्शन है डॉक्टरेट, ठीक है, डॉक्टरेट स्तर के थीसिस, और सेकंड ऑप्शन है आपका शोधकर्ताओं का सम्मेलन, थर्ड ऑप्शन है आपका कार्यशालाएं और सेमिनार और फोर्थ ऑप्शन है आपका संगोष्ठी। तो देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस में रिपोर्टिंग प्रारूप औपचारिक रूप से निर्धारित है, तो आपका डॉक्टरेट स्तर के थीसिस से, यानी कि औपचारिक रूप से ये निर्धारित होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डॉक्टरेट स्तर की थीसिस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शोध पत्र का वैकल्पिक पूरक है, ठीक है, यानी कि कौन सा एक शोध पत्र का वैकल्पिक पूरक है। पहला ऑप्शन है आपका फुटनोट, सेकंड है आपका परिशिष्ट, थर्ड ऑप्शन है आपका शब्दावली और फोर्थ है आपका ग्रंथ सूची, ठीक है। तो देखिए जो निम्नलिखित में से कौन सा एक शोध पत्र का वैकल्पिक पूरक है वो आपका परिशिष्ट है, ठीक है, वैकल्पिक पूरक। यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि थीसिस में आंकड़े और तालिकाएं शामिल होती हैं, यानी कि जो थीसिस है उसमें
आंकड़े और तालिकाएं सम्मिलित होती हैं परिशिष्ट में, एक अलग अध्याय में, या फिर समापन अध्याय में, या फिर स्वयं पाठ में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि थीसिस में जो आंकड़े होती हैं और जो तालिकाएं होती हैं वो शामिल होते हैं, तो आपके परिशिष्ट में शामिल होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि परिशिष्ट। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक थीसिस कथन है। ठीक है, यानी कि जो एक थीसिस कथन है वो क्या है? एक अवलोकन है, एक तथ्य है, एक दावा है, या फिर एक चर्चा है? तो देखिए जो थीसिस कथन होता है वो आपका एक तथ्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि जब शिक्षाविदों को कुछ विषयों या शैक्षिक प्रकृति के विषयों के समूह पर दर्शकों के सामने व्याख्यान या प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है तो इसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आपका प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेकंड ऑप्शन है आपका सेमिनार, थर्ड ऑप्शन है आपका कार्यशाला, और फोर्थ ऑप्शन है आपका संगोष्ठी। तो देखिए यानी कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब शिक्षाविदों को कुछ विषयों या फिर शैक्षिक प्रकृति के विषयों के समूह पर दर्शकों के सामने व्याख्यान या प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको सेमिनार कहा जाता है। ठीक है, किस क्या कहा जाता है? सेमिनार। यहाँ पर आपका जो सेकेंड ऑप्शन होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा लॉन्ग है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका कि एक शोध प्रबंध के मूल तत्व हैं, यानी कि जो एक शोध प्रबंध है उसके मूल तत्व क्या है? पहला ऑप्शन है आपका परिचय, डेटा संग्रह, डेटा विश्लेषण, निष्कर्ष और सिफारिशें। सेकेंड ऑप्शन है आपका कार्यकारी सारांश, साहित्य की समीक्षा, डेटा एकत्र किया गया, निष्कर्ष ग्रंथ सूची, और थर्ड ऑप्शन है अनुसंधान योजना, अनुसंधान डेटा विश्लेषण संदर्भ, और फोर्थ है कि परिचय, साहित्य की समीक्षा, अनुसंधान क्रियाविधि, परिणाम, चर्चा और निष्कर्ष। तो देखिए जो एक शोध प्रबंध के मूल तत्व होते हैं, ठीक है, उसमें आपका परिचय आता है, डेटा संग्रहण आता है, डेटा विश्लेषण आता है, निष्कर्ष आता है और उसकी सिफारिशें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा एक शोध प्रबंध के मूल तत्वों में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी तालिका के पंक्ति शीर्षकों को कहा जाता है, यानी कि किसी भी तालिका के जो पंक्ति शीर्षक होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका इष्टम, सेकंड है आपका ठूंठ, और थर्ड ऑप्शन है आपका कॉलम, और फोर्थ ऑप्शन है आपका डेटा। तो देखिए किसी तालिका के पंक्ति शीर्षकों को क्या कहा जाता है? तो उसको ठूंठ कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन, किसी तालिका के पंक्ति शीर्षक को, ठीक है, पंक्ति शीर्षक को ठूंठ कहा जाता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी एक विषय पर ग्रंथ कहलाता है, यानी कि किसी एक विषय पर जो ग्रंथ होता है वो क्या कहलाता है? शोध रिपोर्ट कहलाता है, मोनोग्राफ कहलाता है, निबंध या थीसिस कहलाता है, या फिर पुस्तक कहलाता है। ठीक है, तो देखिए जो एक आपका किसी एक विषय पर जो ग्रंथ होता है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है? मोनोग्राफ कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? मोनोग्राफ, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि डेटा संग्रह और परिणाम की प्रस्तुति के बीच समय अंतराल होने पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को कहा जाता है, यानी कि जो डेटा संग्रह और जो परिणाम की प्रस्तुति होती है उसके बीच का जो समय होता है, उसके अंतराल होने पर प्रस्तुत की गई जो रिपोर्ट होती है उसको क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका एक प्रबंध, सेकंड है अंतरिम रिपोर्ट, थर्ड ऑप्शन है आपका सारांश रिपोर्ट, और फोर्थ है आपका लेख। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है अंतरिम रिपोर्ट, यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डेटा संग्रह और परिणाम की प्रस्तुति के बीच का जो समय अंतराल होने पर जो प्रस्तुति की गई रिपोर्ट होता है उसको अंतरिम रिपोर्ट कहा जाता है। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि जेआरएफ के लिए है, यानी कि जेआरएफ के लिए है, किसके लिए है? पहला ऑप्शन है आपका कनिष्ठ अनुसंधान कार्य, सेकंड है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, थर्ड ऑप्शन है आपका जूनियर फेलोशिप, और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो जेआरएफ होता है, ठीक है, वो आपके जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए होता है जेआरएफ। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, क्या हो जाएगा? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संकल्पना दो प्रकार की होती है, ठीक है, यानी कि जो संकल्पना है वो कैसी होती है? दो प्रकार की। पहला ऑप्शन है सार और सुसंगत, सेकंड है ठोस और सुसंगत, थर्ड ऑप्शन है आपका सार और ठोस, और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो संकल्पना होती है वो दो प्रकार की होती है, यानी कि एक सार होता है और एक ठोस। ठीक है, संकल्पना सार और ठोस दो प्रकार की होती है। यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने अपने टॉप 112, ठीक है, यानी कि 112
यानी कि 112 क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस किया है शॉर्ट सीरीज के क्वेश्चंस। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस रहे, मैंने छाट के क्वेश्चंस लिए हुए थे, ठीक है, लास्ट से। तो देखिए काफ़ी आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग फटाफट से यानी कि अपने सभी दोस्तों में एक लोग अपने 5-5 दोस्तों को शेयर कर देंगे ताकि फटाफट से सभी लोगों का रिवीजन हो सके। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कल आप लोगों को यानी कि कॉलेज पे 8 बजे ही पहुँच जाना है, तो आज आप लोग 12 बजे के पहले ही जितनी तैयारी है वो अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आराम करिए, सुबह आपको 4-5 बजे उठिए, इसके बाद थोड़ा-सा रिवीजन करिए, इसके बाद आप लोग कॉलेज के लिए निकल जाइए, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास में हम लोगों ने इतने क्वेश्चन अपने जो भी हैं मोस्ट इंपोर्टेंट रूप से डिस्कस किया है। जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना, और अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी लोगों के पास पहुँच सके। ओके? तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।